गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कि फॉर्मल चार्जेस को कैसे कैलकुलेट करना और लुईस स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करना है। तो अब आज हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। नॉर्मल कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर पे तो ये गैसेस या लिक्विड्स ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है, जैसे कि सल्फ़र हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया। ये सॉफ्ट सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं कोवलेंट कंपाउंड के कम होते हैं आयनिक कंपाउंड के कंपैरेटिवली, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, डायमंड इवन के, ये सारे कोवलेंट हैं, पर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स आर वेरी वेरी हाई कंपेरेबल टू दोज ऑफ आयनिक सॉलिड्स एंड समटाइम टू इवन दोज ऑफ मेटल्स ऑल्सो। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है थ्री डिमेंशनल जाइंट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बहुत ही लार्ज बिगर स्ट्रक्चर होता है जिसमें थ्री डिमेंशनल यूनिट आपस में अटैच हो जाते हैं। बहुत सारे सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपस में जुड़े होते हैं, तो वो एक थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में डायमंड का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उसकी वजह से कुछ कंपाउंड जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और डायमंड, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, लेकिन अदरवाइज कोवलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो क्या होते हैं, लो होते हैं। ये थे बच्चे इनकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट यस एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ग्रेफाइट में एक लेयर से दूसरी लेयर में मूव करते हैं। आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा था, आप उसकी किताब निकाल के देखिए, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में 10th में, तो या मेटल नॉन मेटल वाले में, तो आपको ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मिलेगा। वहाँ पे देखेंगे कि ग्रेफाइट की बहुत सारी हेक्सागोनल लेयर्स इस तरह की बनी होती हैं, बहुत सारी। ठीक है, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक लेयर से दूसरी लेयर में मूव करता है। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो डेफिनेटली चार्जेस फ्लो करते हैं, चार्जेस फ्लो करते हैं तो करंट जो है फ्लो कर सकता है। तो इसलिए ग्रेफाइट कोवलेंट होने के बावजूद भी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अदरवाइज जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये थी हमारी फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज सो फार एज कोवलेंट कंपाउंड्स आर कंसर्न्ड। फोर्थ प्रॉपर्टीज हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। इसमें हमने बताना है लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का क्या मतलब है? जैसे आप हो, आपकी अपने उन दोस्तों से ज़्यादा अटैचमेंट होती है जिनके थॉट प्रोसेस, हैबिट्स काफ़ी हद तक आपसे मैच करती हैं, तो आप उनमें घुल मिल जाते हो। तो इसी तरह से लाइक डिजॉल्व लाइक का जो कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में चलता रहेगा। इसमें ये बताएंगे कि कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो ऐसे सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे जो उनके जैसे होंगे। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं नॉन पोलर, यानी इनके ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आयनिक कंपाउंड की तरह टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं होता, इनके ऊपर सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। जो आयनिक कंपाउंड होते थे पहले हमने पढ़ा था, उनमें पूरा कटायन और पूरा एनायन होता था, तो वाटर में हाईली सॉल्युबल हो जाता था। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो बहुत सारे कोवलेंट कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं और कभी कभार वो पोलर भी होते हैं। तो
ज़्यादातर जो कि नॉन पोलर होते हैं और वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं, तो वो कोवलेंट सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि बेंजीन में हाईली सॉल्युबल हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल हैं, ईथर में सॉल्युबल हैं। पर कुछ कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल्स, अमाइंस, ये वाटर में सॉल्युबल हैं। वो सिर्फ इसलिए सॉल्युबल हैं क्योंकि वो वाटर के साथ एक स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्डिंग बना देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अच्छा, आगे हमने आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड के डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना है। आयनिक कंपाउंड जो हैं, पहला डिफरेंस है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। कोवलेंट कंपाउंड जो हैं गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, या सॉफ्ट सॉलिड भी हो सकते हैं। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है, आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं, एक्सेप्ट सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी इसे कहते हैं, डायमंड एक्सेट्रा। आयनिक कंपाउंड हार्ड और ब्रिटल होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड सॉफ्ट एंड वैक्सी होते हैं। आयनिक कंपाउंड फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड जो हैं सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है। फिफ्थ, आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर होते हैं अगर ये सॉलिड स्टेट में हो, लेकिन अगर इनको मेल्ट कर दिया जाए या वाटर में डाल दिया जाए, एक्वस मीडियम में डाल दिया जाए, तो देयर सोल्यूशन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और देयर मोल्टन स्टेट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द एक्सेप्शन ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर लाइक ग्रेफाइट, जिसके बारे में अभी मैंने रिसेंटली बात की कि जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे लेयर्ड स्ट्रक्चर में मूव करते हैं, पूरे लेयर्ड स्ट्रक्चर में मूव करते हैं, तो जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है दैट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, ओके। तो सिक्स्थ हमारे पास डिफरेंस है, आयनिक रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं। आप आयनिक कंपाउंड वाला वीडियो सुनो, और कोवलेंट कंपाउंड के रिएक्शन मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं, और ये बहुत ही स्लो होते हैं। ये थे आपके आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड के डिफरेंसेस। ठीक है, तो आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो बेटा, आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड के डिफरेंसेस पढ़ने के बाद हमारे पास हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। हमने चैप्टर की शुरुआत में ये पढ़ा था कि जो एटम हैं वो इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो सके, लेकिन इट हैज़ बिन फाउंड इन नंबर ऑफ केसेस जहाँ पे ऑक्टेट तो नहीं कंप्लीट, लेकिन मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल हैं। पहले तो हम हाइड्रोजन H2 पे ही चले जाते हैं। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो उनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो यानी कि दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो इनका ऑक्टेट तो नहीं कंप्लीट हो सकता, हाँ ड्यूप्लेट ज़रूर कंप्लीट हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्टेट रूल को ओबे करे, या हर मॉलिक्यूल के अंदर हर एटम जो है वो ऑक्टेट को कंप्लीट करे। तो आगे चलते हैं। हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है। इनमें भी जो सेंट्रल एटम बेरिलियम है और बोरोन है और एल्युमिनियम है, ये अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2-2। तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 7। तो ये क्रॉस वाला क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, इधर भी क्रॉस वाला क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों ने
बेरिलियम और क्लोरीन ने एक बॉन्ड इधर बना लिया है, एक बॉन्ड इधर बना लिया। अब क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 4 6 7, और एक ये बेरिलियम वाला इलेक्ट्रॉन 8। इधर भी क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, पर बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 अपने, और जो 2 इसने क्लोरीन के साथ शेयर किए थे, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। इस क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। इस क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में तो 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए, मतलब कि बेरिलियम का तो ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, आगे बोरोन पे आ जाते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वो 3 होता है। तो ये 3 फुलरीन है, तो ये तीनों फुलरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा बोरोन। तो फुलरीन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है। फुलरीन जब बोरोन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो फुलरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी और इसका भी। पर बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा। जैसे बोरोन का ये इलेक्ट्रॉन है, एक फुलरीन का 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोरोन का ये इलेक्ट्रॉन है, फुलरीन का ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोरोन का ये इलेक्ट्रॉन, फुलरीन का ये इलेक्ट्रॉन 2, 2 + 2 + 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसने ऑक्टेट तो नहीं कंप्लीट किया BF3 ने। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हाइपोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है। ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते, बल्कि ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाते हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है PCl5, SF6, IF7, H2SO4 एंड हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, जहाँ पे सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट को ओबे नहीं करते, ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते। पर ये मॉलिक्यूल नेचर में भी और लेबॉरेटरी में भी बनाए जा सकते हैं, और नेचर में भी फाइंड आउट किए जाते हैं कई बार। तो ये हाईली स्टेबल हैं। जैसे PCl5 की बात करते हैं, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15, 285, यानी इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए फास्फोरस के, 5 उसने क्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि फास्फोरस जो है, अगर उसके पास सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं तो वो 8 से 2 ज़्यादा हो गए, यानी ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहा। पर PCl5 तो एग्जिस्ट करता ही है। ऐसे ही SF6, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है, 286, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स सल्फ़र के हो गए। 6 इसने फुलरीन के साथ शेयर कर लिए, 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन सल्फ़र के पास हो गए, यानी 8 से कहीं ज़्यादा हो गए। तो जब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, या हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब नोबल गैसेस पे आ जाते हैं। भाई नोबल गैसेस तो कंपाउंड बनाने नहीं चाहिए उनको, क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं उनके पास तो ऑक्टेट या डुप्लेट पहले से ही कंप्लीट है, तो उनको तो फॉलो करते हैं पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट। नोबल गैसेस तो पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स के लिए अमिताभ बच्चन की तरह है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी हीरोज़ आते हैं, अमिताभ बच्चन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में भी इतने सारे एलिमेंट जो हैं वो नोबल गैसेस को फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन तो इनके पास होते ही हैं नोबल गैसेस के पास, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? वाई आई मीन दे हैव टू मेक द कंपाउंड, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस it has been found that compounds like xenon and krypton, they make compounds, and octet rule is totally violated. तो xenon के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 वो फ्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है। अब xenon के पास 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। XeF4, xenon के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 उसने फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, तो फिर 8 से ज़्यादा हो गए। ऐसे ही क्रिप्टन भी,
तो दिस इज समथिंग इज वेरी सरप्राइजिंग कि नोबल गैसेस जो हैं उनके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, होने तो नहीं चाहिए, पर ये कंपाउंड फाइंड आउट किए गए हैं। इसका मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल स्टेबल भी हो और वो ऑक्टेट रूल को ओबे भी करे। गॉट इट? अगर आपको ये क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं बच्चे। आगे एक और भी इंटरेस्टिंग बात है। ऑक्टेट रूल को तो छोड़ो, हमारे पास ऐसे 1 2 3 4 and so many more molecules are there which have odd electrons in their outermost shell. क्या? Odd electrons in their outermost shell. तो चलते हैं, जैसे ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, और एक जो बॉन्ड है उसमें बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, वो 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। वेरी सरप्राइजिंग। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ऊपर भी 3 इलेक्ट्रॉन है, नीचे भी 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। ये सुपर ऑक्साइड आयन है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और एक 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो इनमें सब में ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। वैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड जो है ये कोवलेंट बॉन्ड का आधा समझा जाता है, मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कोवलेंट बॉन्ड पूरे जितनी नहीं होगी, उसके आधे जितनी होगी, तभी तो इसको हाफ कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बोला गया है। देख लीजिए ये एग्जाम्पल आप अच्छे से, ठीक है? तो ये ऑक्टेट रूल को कहाँ ओबे करते हैं, कोई भी पकड़ के देख लीजिए। चलो ये सुपर ऑक्साइड पकड़ते हैं, इस ऑक्सीजन को देखते हैं, 2 4 और ये 3 7 और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9। वैसे भी जहाँ पे ऑड आ गया, ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वहाँ पे या तो 7 होगा या 9 होगा या 11 होगा या 13 होगा या 5 होगा या 3 होगा, उसमें 8 तो पॉसिबल ही नहीं है। 8 इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो दिस क्लियरली शोज कि ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल या ऑयंस जो हैं ये भी ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते। गॉट इट? नाउ हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास है कि क्या लिमिटेशंस हैं लुइस लैंगमियर कॉन्सेप्ट की। पहली लिमिटेशन बच्चा इसमें ये है कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम कैसे पड़े हुए हैं, ये वाला कंसेप्ट बताता ही नहीं है कि वो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम हैं, तो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमने कहा ना कि 2 हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बना देंगे, बॉन्ड तो बन जाएगा, ठीक है, हाइपोथेटिकली हो गया, लेकिन कोई फोर्स तो होगी जिसकी वजह से दोनों हाइड्रोजन एटम जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होंगे। तो लुइस लैंगमियर नाम के जो केमिस्ट थे वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो बात अलग है कि हम इसे एक्सप्लेन करेंगे लेटर ऑन स्टेजेस में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से, कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही अगला मॉलिक्यूल Cl2 है, तो Cl2 में 2 क्लोरीन एटम कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं नहीं पता, मतलब लुइस लैंगमियर को नहीं पता था। अमोनिया NH3, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं नहीं पता। तो जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ये एक पहली लिमिटेशन है, जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो कुछ एनर्जी जरूर रिलीज होती है।
तो ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन सा कॉन्सेप्ट? लुईस लैंगमेयर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एनर्जी जो है वो कैसे रिलीज होती है। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, लुईस लैंगमेयर ने ऑब्जर्व करा कि कुछ एनर्जी रिलीज हुई। अरे भाई, समझ नहीं आया उसको कि ये एनर्जी कहाँ से आ गई, कैसे रिलीज हो गई। दो एटम आपस में कंबाइन कर गए या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन कर गए तो एनर्जी रिलीज होने लग पड़ी। अरे भाई, कैसे, कहाँ से? ये आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी, तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में आनी ना सारी थ्योरीज। तो उन थ्योरीज में आपको पता चलेगा कि एनर्जी कैसे रिलीज होती है। इसके अलावा जो लुईस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट है वो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि मॉलिक्यूल्स की शेप्स कैसी हैं। मतलब ही कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? हाँ, बीच में थोड़ा सा साइलेंस आ जाता है, वो कभी कभी मुझे पानी पीना होता है ना। ठीक है, मोनोलॉग होता है ना आप लोगों के साथ, तो फिर फ़ोन से ही बातें करनी पड़ती हैं। मैं फ़ोन से बातें कर रहा हूँ, मतलब आप मुझसे बातें कर रहे हो। जब ये वीडियो आपके पास पहुँचेगा तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ईच अदर। सो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो पॉज आ जाता है बीच में कई बार, तो वो मैं पानी पीना होता है, पानी का ग्लास पड़ा होता है पास में, है ना। चलो आगे चलें फिर। आप तो देखो ना, वीडियो देखते हो तो बीच में खाते पीते रहते हो। आपकी मम्मा कॉर्नफ्लेक्स भी रख जाती है, बॉर्नवीटा भी दे जाती है, नींबू पानी भी दे देती है, किसी को लस्सी मिल जाती है, कभी किसी को कुछ। हमें जब वीडियो बनाना होता है तो पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, रूम में कोई नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए, कोई नॉइसेस नहीं होनी चाहिए, फ़ैन की नॉइस मिनिमाइज होनी चाहिए, एसी का नॉइस नहीं होना चाहिए, हमारा ही बस आवाज़ आप तक पहुंचना चाहिए ना। तो फिर हमें बहुत सारी मोनोलॉग्स ही अपने साथ करनी पड़ती हैं, और अपने से बातें करते हैं तो ऐसा लगता है आपसे बातें कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं बच्चा। आगे है कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये पढ़ा ना हमने, ये अभी हमने पढ़ा ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो कि ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। पहली प्रॉपर्टी है, ये मैंने इनफैक्ट बताया ही था कि दे आर हाफ एज स्ट्रॉन्ग एज ए नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ है नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से आधी होती है। इनकी जो स्ट्रेंथ है नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से आधी होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड को आधा कोवलेंट बॉन्ड समझा जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड को आधा, हाफ कोवलेंट बॉन्ड बिलीव किया जाता है। नंबर 2, ये मॉलिक्यूल्स कौन से? ऑड इलेक्ट्रॉन वाले। यस, ये मॉलिक्यूल ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स हाईली रिएक्टिव एंड हैव टेंडेंसी टू डायमराइज। डायमराइज का मतलब आपस में दो मॉलिक्यूल का जुड़ जाना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ये क्या है? NO2। NO2 है ना, है ना। तो पता है आपको, ये जब NO2 डायमराइज करता है तो दो NO2 इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसका फॉर्मूला फिर NO2 नहीं रह जाता है, N2O4 हो जाता है। तो यहां पे लिख दूं, डायमर ऑफ NO2 इज N2O4। तो डायमर का मतलब फिर से बता दूं, डायमर का मतलब है दो मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले स्पीशीज में ये टेंडेंसी होती है कि वो जुड़ जाएं।
आपस में कंबाइन कर जाएं। हाँ, ठीक है, गॉट इट, ओके। तीसरी प्रॉपर्टी इनकी है कि जो बॉन्ड लेंथ है 3 इलेक्ट्रॉन ऑड बॉन्ड वाले की इन बिटवीन दोज ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होती है। मतलब इनकी जो लंबाई होती है जिस बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड के बीच वाली लंबाई होती है। ठीक है, यू गॉट इट। डबल बॉन्ड से थोड़ी आप कह सकते हैं ज़्यादा, और सॉरी, डबल बॉन्ड से थोड़ी कम और ट्रिपल बॉन्ड से थोड़ी ज़्यादा, ओके, इनके बीच में होती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे इंडिविजुअली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और shall we call it a day? Thank you, have a nice day.